नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर हम होंगे रूबरू श्रवण गर्ग जी से और जानेंगे कि उनकी राय क्या है। दो बिल्कुल बहुत दूर की खबरें हैं लेकिन एक दूसरे से गुथी हुई हैं। पिछले दिनों हम सब ने देखा कि ईरान के जो सबसे बड़े नेता हैं अयातुल्लाह खamenei ने उन्होंने भारत के मुसलमानों पर होने वाले जो तकलीफें हैं उसके संदर्भ में उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में उसी तरीके से बर्ताव हो रहा है जैसे कि गजा और म्यांमार में हो रहा है। जब ईरान की तरफ से बयान आया तो भारत सरकार ने उनके बयान का खंडन किया और कहा कि उनका यह बयान सूचनाओं पर आधारित नहीं है, और एक तरीके से उनके बयान को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। लेकिन उसी समय, लगभग उसी समय, सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर जस्टिस को लेकर सुनवाई हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि 1 अक्टूबर तक देश में कहीं भी किसी भी तरीके की किसी की निजी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर नहीं चलेगा। सार्वजनिक स्थान पर अगर कहीं इंक्रोचमेंट है तो उस पर चल सकता है। हमें अच्छी तरीके से पता है कि बुलडोजर जस्टिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई काफी दिनों से चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की सरकार को भी जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई थी, क्योंकि बुलडोजर जस्टिस यानी किसी भी आरोपी का घर गिरा देना, एक तरीके से उसको सबक सिखाना या उसकी पूरी कम्युनिटी को सबक सिखाने के तौर पर, और उसको बुलडोजर जस्टिस का नाम दिया गया, और उसको लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जबरदस्त तरीके से उसका प्रचार भी किया और उसके माध्यम से कहने की कोशिश की कि देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी अच्छी है। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह था कि दरअसल उनके बुलडोजर और ठोको नीति के निशाने पर थे उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम तबके, और यही इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू भी है। तो ईरान से जो टिप्पणी आई, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से राज्य सरकारों को फटकार लगाई, उस संदर्भ में आज हम जानेंगे कि दरअसल श्रवण जी की राय क्या है इस मसले पर, उनकी अपनी टिप्पणी क्या है। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, 3-4 चीजें हैं जो हम उनको तीनों को मिलाकर देख रहे हैं जी, और सबके केंद्र में एक ही है जिसने हमारे पूरे देश की राजनीति को आंदोलित कर रखा है। मतलब पूरी केंद्र सरकार की पूरी राजनीति जो है वो पोलराइजेशन पर है, हिंदू मुस्लिम विभाजन पर है। और हिंदू मुस्लिम विभाजन में 2 चीजें शामिल है, एक तो अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और दूसरा ये कि पोलराइजेशन उसके जरिए और कैसे उसको कन्वर्ट करना सत्ता में, ये पूरा का पूरा मामला है। ये जो 3 घटनाएं हैं हमारी आजकल की हैं, 2 दिन की हैं जी, उन तीनों के केंद्र में यही बिंदु है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे दर्शकों के समझने के लिहाज से कि ये मामला क्या है, जिसमें एक ऐसा मामला जिसमें हुकूमत शामिल है, हमारे पड़ोसी मुल्क शामिल हैं और हमारे नागरिक शामिल हैं। जैसा आपने जिक्र किया है आशुतोष जी कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं सईद अली हुसैनी खामेनी, उन्होंने मुस्लिमों की सफरिंग जो है इंडिया में, तथा कथित सफरिंग जो है, आरोपित सफरिंग जो है, उसकी तुलना गजा और म्यांमार के से की है। अब गजा और म्यांमार से तुलना करना अपने आप में भारत के साथ थोड़ी नाइंसाफी कि ये इस तरह से तुलना ईरान करे। भारत सरकार ने ठीक किया कि कड़े शब्दों में ईरान के आरोप की भर्त्सना की, उसे नामंजूर किया, आरोपों को गलत जानकारी पर आधारित बताया और ये कहा कि इस तरह के जो आरोप लगाने वाले मुल्क हैं वो अपने खुद के रिकॉर्ड की जांच कर लें, टटोल लें।
दूसरा ये कि ईरान ने ऐसा पहली बार नहीं किया। 2020 के दिल्ली दंगों को उन्होंने मैसेकर ऑफ मुस्लिम्स कहा था। 2019 में कश्मीर के मुस्लिमों की स्थिति पर भी बयान दिया था। 2002 में गुजरात के दंगों पर टिप्पणी की थी और 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तब भी उन्होंने, ईरान ने उस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। तो मतलब हम ईरान जो करता है उसको ये नहीं मानते कि वो उसने पहली बार ऐसा किया है या कुछ नया किया है। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि यह सही है कि ईरान को भारत के की माइनॉरिटीज के बारे में नहीं बोलना चाहिए। क्या हमारे जो सरकार का जवाब है वो उसमें क्या ये इंक्लूडेड है, निहित है कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उतने ही खुश हैं जितने कि दूसरे कम्युनिटीज के लोग खुश हैं या मेजोरिटी कम्युनिटी के लोग खुश हैं, या दोनों के प्रॉस्पेरिटी का या समानता का लेवल एक है। दूसरा मुद्दा ये है कि भारत सरकार ने जो जवाब दिया है ईरान को या और तमाम मुल्कों को उसमें शामिल कर लिया है कि वो अपने अपना रिकॉर्ड देखें। अमेरिका भी जब ऐसे मुद्दे उठाता है तब अमेरिका को भी हमारा एक स्टॉक आंसर यही होता है जी। कि पहले आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि भारत सरकार के इस जवाब में क्या मुसलमानों की या अल्पसंख्यकों की कंसेंट को शामिल किया जा सकता है क्या, कि वो कह रहे हैं कि हाँ आपने ठीक कहा, हमारे लिए जो कहा वो ठीक कहा है, हम आपसे सहमत हैं। एक और मुद्दा ये है कि हमने ईरान को तो ठीक जवाब दिया, हम कह भी रहे हैं और रेडर लगा रहे हैं उसके साथ कि क्या उसमें आपने हमारे यहाँ के मुस्लिमों की सहमति ली है। हमारा ये कहना है कि आप ईरान के बयान पर इतना उत्तेजित हो जाते हैं या अमेरिका के बयान पर हो जाते हैं, आप जब बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज के बारे में पूछते हैं और आरोप लगाते हैं कि उनका वहां उत्पीड़न हो रहा है और ये कहते हैं कि मांग करते हैं कि वो उत्पीड़न बंद होना चाहिए, उसको आप नैतिक रूप से कैसे जायज ठहराते हैं? कि भाई ईरान का तो ठीक है, आपने जवाब दे दिया, अमेरिका को भी देते हैं, आप सब मुल्कों को देते हैं। हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स वायलेशन के जितने आरोप लगते हैं, जितनी रिपोर्ट्स आती हैं इंटरनेशनल, उन सब के बारे में हमारा एक स्टॉक जवाब है कि ये गलत सूचनाओं पर, गलत तथ्यों पर, गलत आंकड़ों पर आधारित। हमारा ये पूछना है कि बांग्लादेश का जो, जिसको आप उत्पीड़न कहते हैं माइनॉरिटीज का या हिंदुओं का जो उत्पीड़न कहते हैं, क्या वो फैक्चुअल है या उतना ही फैक्चुअल है जितना आप कह रहे हैं? और इस आरोप को और कोई नहीं लगाता है, प्रधानमंत्री खुद लगाते हैं। मतलब वो लाल किले से भी लगाते हैं, जब वहां अंतरिम सरकार की स्थापना होती है बांग्लादेश में तब वो जो मैसेज करते हैं उसमें भी लगाते हैं। जी। तो हम मॉरलिटी के दो स्टैंडर्ड्स हम कैसे फॉलो करते हैं? दूसरा ये कि हम क्या ईरान के आरोप को इस शंका की नजर से या इस शंका के साथ जोड़कर देख सकते हैं कि जब से ये इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष चालू हुआ है, अभी जो चल रहा है जिसमें हमास भी शामिल है और काफी टेंशन है मिडिल ईस्ट में, उसके जरिए हो सकता है हमने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया और यह व्यापारिक संबंध हमारे अब वैसे नहीं। हालांकि ईरान पर इंटरनेशनल प्रतिबंधों के बावजूद हम ईरान से तेल ले रहे थे और रूस से भी ले रहे हैं। मतलब क्या ये कारण हो सकता है कि
ईरान की इकोनॉमी तेल के चलते तेल नहीं खरीदने से इतनी हिल गई है कि उसने हमारे मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इससे उलट क्या बांग्लादेश में हमारे हस्तक्षेप का जो संबंध है वो भी कोई इकोनॉमिक रीजन है क्या, कि जैसे अडानी का प्लांट है जी। झारखंड में और उसकी बिजली बांग्लादेश को बेची जाती थी, अब शायद जाती है कि नहीं पता नहीं, और अडानी का बहुत सारा बकाया है सरकार से और बिजली वो शायद अभी भी दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे एक्सपोर्ट्स प्रभावित हुए हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रभावित हुए हैं बांग्लादेश में रिजीम चेंज से। क्या हम वो भी एक कारण हो सकता है। अब हम एक तीसरे फैक्टर को इसमें शामिल करना चाहते हैं जो इम्पोर्टेंट है। वो ये है आशुतोष जी कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को एक फैसला दिया, और ये जो बुलडोजर जस्टिस चल रहा है कि बुलडोजर चला दो मकानों पर, ठिकानों पर, अब जो कथित दोषी हैं उनके ठिकानों पर, उस पर एक रोक लगाई। आपने भी भूमिका में कहा कि 1 अक्टूबर तक रोक लगाई। ये रोक 17 सितंबर को नहीं लगी है आशुतोष जी, ये जी। ओरिजिनल रोक 2 सितंबर को लग गई थी। हम्म। और उसके बावजूद, मतलब इस पर टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने अभी कि 2 सितंबर की रोक के बावजूद कहा गया है कि बुलडोजर चलता रहेगा, और यह इस बात पर निर्भर करेगा कि स्टीयरिंग किसके हाथ में है। हम्म। इस तरह की बातें कही गई। अब मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि सॉलिसिटर जनरल मेहता कहते हैं कि भाई अधिकारियों के हाथ ऐसे बांधना नहीं चाहिए जैसे हम्म। बांधे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 1 अक्टूबर तक की रोक है और हम इस पर सुनवाई कर रहे हैं, कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, आसमान नहीं फट जाएगा, और हम इसमें अब इलेक्शन कमीशन को भी शामिल करेंगे, ये हम्म। उनका कहना है। अब दो मुद्दे हैं, हम दोनों की बात, और दोनों महत्वपूर्ण है, और दोनों का संबंध, ये पूरे बुनियादी संबंध अल्पसंख्यकों से है, जो हम मूल थीम है हमारी, जो ईरान से हमने चालू की। जी। बुलडोजर की बहस के दौरान पब्लिक डोमेन में एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट आई सामने, हम्म। हम्म। उस रिपोर्ट में जो फरवरी में जारी हुई, ये कहा गया कि साल 2022 में अप्रैल से जून के बीच 128 ठिकानों पर बुलडोजर चलाए गए। इसमें 4 राज्य बीजेपी के हैं और एक राज्य आम आदमी पार्टी का, दिल्ली है। हम्म। आप आश्चर्य होना चाहिए कि दिल्ली में भी बुलडोजर चले हैं, और हम दिल्ली को बड़ी पायस वो मानते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 56, गुजरात में 36, दिल्ली में 25, असम में 8 और यूपी में 3। ये हम्म। 28 घटनाएं हैं 4 राज्यों और एक आम आदमी पार्टी के राज्य की, 2022 की, एमनेस्टी इंटरनेशनल की, जो कि बहुत ही बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि क्या ये जो बुलडोजर का न्याय है, अल्पसंख्यकों के बुलडोजर का जो टोटलिटी में न्याय है, हम्म। वो क्या इस बात की पुष्टि करता है कि हिंदुस्तान में जो 22 करोड़ मुसलमान हैं वो सुरक्षित हैं, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, ईरान को कह रहे हैं, सारी दुनिया को कहते हैं। दूसरा ये कि जो पूछना चाहते हैं हम कि सिर्फ ये भाजपा राज्यों में ही बुलडोजर क्यों सक्रिय है। मतलब
क्रिमिनल्स तो सब जगह हैं, पूरे देश में हैं, हर राज्य में हैं, अपराध भी हो रहे हैं। वहां की हुकूमतें बुलडोजरों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही हैं? तीसरा पॉइंट कि क्या बांग्लादेश से भी इस तरह की घटनाओं के कोई आंकड़े हैं क्या, कि वहां हिंदुओं के मकान ढहाए गए हैं, बुलडोजर चलाए गए हैं? क्या इस तरह की कोई खबर है क्या हमारे पास, या सरकार के पास कोई आंकड़े? जब हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि बांग्लादेश के मुसलमानों का उत्पीड़न बंद होना चाहिए, उसको एक इशू बनाते हैं, इंटरनेशनल इशू बनाते हैं, जबकि हम मानते हैं कि पोलराइजेशन का इशू है बेसिक रूप से। चौथा पॉइंट, क्या सबसे जो अहम है, सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को कहा कि भाई हमने 2 सितंबर को आपको कहा कि बुलडोजर का जस्टिस बंद कीजिए, और उसके बावजूद वो चल रहा है बुलडोजर का न्याय। अब हम पूछना चाहते हैं, 17 सितंबर के बाद भी अगर बीजेपी के राज्यों में बुलडोजर चलता है, जैसा कि कह रहे हैं कि ये डिपेंड करता है स्टीयरिंग किसके हाथ में, तो हम पूछना चाहते हैं कि फिर न्यायपालिका की जरूरत क्या है? हमारा ये सवाल कि अगर आप पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से न्यायपालिका को की अवहेलना कर रहे हैं, या उसको, उसके दिशा निर्देशों को मानने से इनकार करते हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्या है? मतलब संविधान की जरूरत क्या है? संविधान की तो आपको वैसे भी जरूरत नहीं है। और आखिरी पॉइंट ये कि जो बेंच इस पूरे बुलडोजर के मामले की सुनवाई कर रही है, फैसला कर रही है, हमारे सॉलिसिटर जनरल मेहता, तुषार मेहता, जिसके सामने बहस करके ये कह रहे हैं कि अधिकारियों के हाथ नहीं बांधना चाहिए, जी, अगर ये जारी रहता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जज ये सारे फैसला दे रहे हैं, उनको इस्तीफे नहीं दे देना चाहिए कि जब हमारी बात ही नहीं सुनी जा रही है तो हमको क्यों बेंच पर बैठना चाहिए? न्यायपालिका को अपनी भूमिका पर विचार नहीं करना चाहिए कि ये एक देश में नई व्यवस्था चालू हो रही है जिसमें उसके द्वारा दी जाने वाली रूलिंग्स को की अवहेलना की जा रही है, उसको इग्नोर किया जा रहा है? तो क्या देश में 2 तरह का न्याय चलेगा, कि एक बुलडोजर जस्टिस चलेगा बीजेपी के राज्यों में, और एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस चलेगा देश के अलग राज्यों में? क्या देश में 2 न्याय व्यवस्थाएं होंगी, कि मॉब लिंचिंग चलेगी सड़कों पर, हैरेसमेंट चलेगा सड़कों पर, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह होता रहेगा? ये थोड़ी सी एक अराजकता की स्थिति है, और वो खासकर ऐसी अराजकता की स्थिति है जब सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों को लेकर या कुछ टिप्पणियों को लेकर देश के उपराष्ट्रपति तक ने टिप्पणियां करना शुरू कर दिया है। जी, तो इसलिए मैं ये अपनी बात को खत्म करता हूँ, और एक पॉइंट छोड़ रहा हूँ। ये उन तमाम सेकुलर लोगों के लिए, लिबरल लोगों के लिए, धर्मनिरपेक्ष नागरिकों के लिए पॉइंट है, ये माइनॉरिटीज के लिए नहीं है, कि वो सोचें कि ये जो चल रहा है वो, उसमें नागरिकों की क्या भूमिका है, उनके लिए बहस की किस मुद्दे पर गुंजाइश है, क्या वो इस जो चल रहा है उससे सहमत हैं क्या, जो सरकार कर रही है उससे सहमत हैं क्या, या सुप्रीम कोर्ट केवल रूलिंग दे रहा है और उसका एग्जीक्यूशन कोई और कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है? उसके लिए किसको जिम्मेदार बनाया जाए? बस आज की चर्चा इसी पॉइंट पर। जी, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू।